आप सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स अगस्त मंथ का। और इधर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो नेशनल न्यूज़ एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कैबिनेट की तरफ से कि क्या कैबिनेट अप्रूवल्स क्या क्या किए गए हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला आ रहा है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस कमेटी ने दो चीज़ें अप्रूवल की कि एक तो अमेंडमेंट टू बैंकिंग लॉज और कुछ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है। तो पहले तो हम ये पढ़ते क्या है अमेंडमेंट टू बैंकिंग लॉज। पहले मैं आपको ये बताने से पहले क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अभी सिर्फ प्रोविजन बेसिस पे रहेगा। ये एक तरह का रिकमेंडेशन है। बिल जो है वो पहले तो पार्लियामेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद जो है ये लॉ बनेगा, ठीक है। तो ये आप मान सकते हो एक तरह से रिकमेंडेशन है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो ये क्या क्या रिकमेंडेशन है वो पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि जो भी डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें अब अभी इस समय जो है एक अकाउंट होता है। तो बोला जा रहा है कि एक नॉमिनी की जगह पे जो है डिपॉजिट अकाउंट जो रहते हैं उसमें 4 नॉमिनी रहना चाहिए पर डिपॉजिट, ऐसा कुछ रेगुलेशन दिया गया है। अभी देने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट जो बैंक में पड़ा है ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है बैंक के लिए, जो कि एज ऑफ मार्च 2024 में अगर आप देखोगे तो 70,000 करोड़ जो है अनक्लेम डिपॉजिट है। तो इसी को अनक्लेम डिपॉजिट को जल्दी से जल्दी जो है सही पर्सन के पास पहुंचाया जाए, तो उसी की वजह से ये 4 नॉमिनी जो है पर डिपॉजिट अकाउंट होने का रिकमेंडेशन दिया गया है। इसके बाद बोला है कि जो भी बैंक है इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने ऑर्डर खुद चॉइस कर पाए। इससे पहले जो है आरबीआई चॉइस करता था अपने आप से, लेकिन अब बोला है कि बैंक को ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रीडम दी गई है कि ये ऑर्डर अपने आप से चॉइस कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखें तो अब मिलेगा कि बैंक को जो है हर सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को जो है अपना जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको भेजना पड़ता है आरबीआई को। तो वो अब बोला गया कुछ 15 या तो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ भेजना होना चाहिए। इसका बोला गया कि जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स रहते हैं उनको 10 साल तक अपॉइंट कर पाएंगे, करना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। तो ये डायरेक्टर्स के लिए जो चेयरमैन और जो होल टाइम डायरेक्टर है इनके लिए नहीं है, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर नहीं है इसका मतलब क्या कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, या इसके बारे में जब लॉ आएगा तो उसके बारे में अच्छे से पता लगेगा। बट अभी ये जो है बिल बना हुआ है तो हम एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही से क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या अप्रूव किया गया है, ये 8 नेशनल हाई स्पीड जो रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसको जो है अप्रूव किया गया है। और इसमें आपको बहुत सारे हाईवेज मिलेंगे। आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सा हाईवे है, पर आपको पता चाहिए 8 हाईवे है और इसका जो लेंथ मिलेगा आपको 936 किलोमीटर मिलेगा। और इसकी जो बजट जो है एलोकेशन की गई है वो 50,665 करोड़ रुपीज़ की गई है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है अभी के लिए बिल है जो ये बैंकिंग अमेंडमेंट टू बैंकिंग लॉज है, और इस ये बिल जो है लॉ बनेगा तो उसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? लद्दाख में। अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक है ले और एक है कारगिल। अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट होने का टोटल जो है 7 तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट है वो पढ़ते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा एक जस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, तब थलन। तो ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको एक मैंने रिमेंबर ट्रिक भी बनाई है जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो और आपको याद हो जाए। तो आपको याद रखना कि जैन जी चरण सिंह डांस लाइक नुब्रा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जैन जी जे मतलब जस्कर, चरण मतलब चमठन, और फिर शर्मा मतलब शाम, और डांस करना ड्रास, और नुब्रा तो नुब्रा ही रहने, ठीक है। तो ये मोस्टली नुब्रा पता होगा लोगों को जो भी गेमिंग वेमिंग करता है। नुब्रा मतलब न्यू, मतलब कि जैन जी जो शरण शर्मा जी है, शरण शर्मा जो है वो डांस कर रहा है ऐसा न्यू, ठीक है, एकदम ही नई तरह से डांस कर रहा है, मतलब फालतू डांस कर रहा है। तो इसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने बोला भी है एक कमेटी फॉर्म करने के लिए जो कि डिसाइड करेगा ये पाँचों के जो हेडक्वार्टर्स है, बाउंड्री कितनी होनी चाहिए और कैसे स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। और इसका रिपोर्ट जो है बोला गया है कि 3 महीने के अंदर ही देने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये कमेटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उनके बारे में पता होगा कि इन्होंने जो है 6 नए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है बनाई गई है फॉर 2024-25। तो ये 6 कौन कौन सी कमेटी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो कमेटी मिलेगी आपको मिलेगी कमेटी ऑन एस्टिमेट। ये जो है बजटरी जो भी एस्टिमेट होता है उसको करने का काम होता है। और इसमें जो है मेंबर मिलेंगे आपको 30 मेंबर मिलेंगे, वो सारे के सारे लोकसभा के ही मेंबर मिलेंगे। इसको जो है चेयर करने वाले हैं वो करने वाला है संजय जायसवाल जी, जो कि एमपी है, क्या बोलते हैं इसको, एमपी है बीजेपी के, ठीक है।
तो और ये बिहार से आते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये जो है चेयर करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसको जो है चेयर करेंगे के.सी. वेणुगोपाल, जो कि इंडियन कांग्रेस से आते हैं, और ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजस्थान के। ये पीसीए का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि मॉनिटरिंग करना जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको। और इसमें अगर आप मेंबर देखें तो टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 तो लोकसभा के होते हैं, लेकिन 7 जो है राज्यसभा के होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें इसको जो चेयर करेंगे वो करेंगे बी पांडा जी, जो कि बीजेपी के जो है एमपी है और ये उड़ीसा से आते हैं। और इनका इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, इस कमेटी का काम क्या होता है, इस कमेटी का काम होता है, नाम से पता लग रहा है कि पब्लिक अंडरटेकिंग कैसा काम कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसको जो है जांचने का काम करता है। इसमें भी टोटल मेंबर आपको 22 मिलेंगे, जिसमें 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी देखते हैं, तो वो मिलेगा कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके लिए जो है चेयर करने वाले वो गणेश सिंह जी है, और इसका काम होता है जो भी ओबीसी है उसका जो भी रिपोर्ट है उसको लेने का, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसका रिपोर्ट को कंसिडर करने का काम होता है। और इसके मेंबर देखें तो आपको 30 मिलेंगे, जिसमें से 20 जो है लोकसभा से आते हैं और 10 जो है राज्यसभा से आते हैं। आपको ये मेंबर्स भी याद रखने, कभी आपको सीधा मेंबर से पूछा जा सकता है। इसका देखते हैं कमेटी ऑन द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसी के लिए बनाएंगे डॉक्टर फगुन सिंह को जी को बनाया गया, और इस कमेटी का काम होता है जो भी ST/SC है उनका जो भी वेलफेयर है उसको संभालने का। तो इसमें जो है कमेटी में जो है टोटल आपको 30 मेंबर मिलेंगे, इसमें 20 जो है लोकसभा और 10 जो है राज्यसभा। ये दोनों के दोनों सेम है, और ऊपर वाले जो मैंने आपको बताया कि दोनों के जो मेंबर्स है, ये दोनों के मेंबर्स भी सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैंने रखा भी हिसाब से इसके आपको याद हो जाए कि इसके बाद जो है ये रखा और इसके बाद आप इसके बाद ये रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। 5 मेंबर की जो है कमेटी बनाई है, जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को जो है मॉनिटर करने का काम करेगा। तो इस 5 मेंबर कमेटी को जो हेड करेंगे वो रवि गांधी जी करेंगे, ना कि राजीव गांधी जी। रवि गांधी जी जो है इसको हेड करेंगे, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल है BSF के। इनका काम होगा मॉनिटर करना इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को। अभी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को मॉनिटर करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपको पता होगा कि शेख हसीना जी जो है बांग्लादेश के PM के पोस्ट से स्टेप डाउन कर गए, और वो बोला जा रहा है कि वो इंडिया के बसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी बांग्लादेश के जो पीपल्स है वो गुस्सा हो गए, और वो जो भी हिंदू कम्युनिटीज़ है उनका टेम्पल, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको मारे जा रहे हैं, और ये ट्राई कर रही है इंडिया के अंदर घुसने की। तो ये जो है रोकने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। अब और जो अदर 4 मेंबर्स है, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर याद हो पाता है तो बहुत बढ़िया। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। एक मिनट थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया PDF। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, जो भी कैबिनेट के न्यूज़ थे वो खत्म हो गए, अब जो है लॉन्चेस पढ़ लेते हैं। तो लॉन्चेस मिलेगा आपको, यूनियन मिनिस्टर जो P जोशी जी है इन्होंने लॉन्च किया है 4th वर्जन ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। और ये क्या गया है कि जो प्राइस मॉनिटरिंग करने का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन नापने के लिए इसको किया जाएगा। अभी कैसे नापा जाएगा, इसका जो है जो भी डेटा है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट को, RBI को, और जो एनालिस्ट होता है उनको जो है डेटा दिया जाएगा, और उसके बेसिस पे जो भी CPI इन्फ्लेशन होना चाहिए वो डिटरमाइन करने का काम होगा। ये प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम 4.0 का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहले तो 22 जो है कम्युनिटीज़ रहती थी, लेकिन अब 16 ऐड होने के बाद टोटल 38 जो है कम्युनिटीज़ हो गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका आपको याद रखना है कि कौन जो है ये डिपार्टमेंट ने ये कम्युनिटीज़ जो है ऐड किए हैं। ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ही। तो इसी डिपार्टमेंट जो है इन्होंने जो PMS है इसमें प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें 16 एडिशनल कम्युनिटीज़ जो है ऐड कर दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उड़ीसा की तरफ से आ रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है पार्टनर किया है वर्ल्ड UN का जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया है ग्रेन ATM। और ग्रेन ATM का अगर दूसरा नाम देखिए तो आपको मिलेगा अन्नपूर्ति जो है नाम रखा गया है। अब ये जो है उड़ीसा में कहाँ, भुवनेश्वर में किया गया है। इसके बाद जो है उड़ीसा पहली स्टेट ऐसी बन चुकी है जिसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और जिन्होंने ग्रेन ATM जो है यूज़ किया है, और 24/7 जो है ये ग्रेन जो है देने वाली पहली स्टेट बनी है। अब ये क्या करेगा, इसके बाद जो भी डीलर्स रहते हैं जो कि छेड़खानी करते हैं अनाज के साथ, तो वो इलामिनेट करने का काम करेगा। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग दे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। तो हम इसकी वर्किंग समझे तो आपको मिलेगा, ये आपको ये सब ग्रेन टाइप बॉक्स दिख रहा होगा। इसमें क्या करेंगी, ये जो अम्मा जी है ये अपना जो भी ग्रेन है वो ले पाएगी
बाय यूजिंग आधार कार्ड या जो रेशन कार्ड नंबर है उसके थ्रू, और उसी के साथ जो है वेरिफिकेशन, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उन्होंने आधार में किया होगा वही वेरिफिकेशन यूज़ करके वो जो है ग्रेन ले पाएगी। और ये जो ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रहेगा, उस ये जो मशीन का रहेगा वो 50 किलो रहेगा 5 मिनट में, मतलब कि 10 किलो जो है 1 मिनट में ये निकाल सकता है, ठीक है। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम रखी होगी उसके अंतर्गत वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये ग्रेन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इस ग्रीन एटीएम का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आ रहा है। ये एक तरह का सेकंड फेज ऑफ बाय एनुअली नेशनल वाइड कैंपेन 2024 का लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो है फर्स्ट वाला हुआ था, हम आगे स्लाइड में देखेंगे। ये इलामिनेट करने के लिए लॉन्च किया है एलएफ को, ठीक है। एलएफ को 2027 तक इलामिनेट करने के लिए बोला गया है, और ये एक तरह का मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, तो आपको ये पूरा का पूरा न्यूज़ पता होना चाहिए। अब हम इस कैंपेन के बारे में बात करें तो ये कैंपेन जो है फोकस करेगा कुछ 63 एपिडेमिक डिस्ट्रिक्ट को, जो कि है बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है 63 जो एपिडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सारे स्टेट्स में जो है देखने का काम करेगा। तो आपको ये सारे स्टेट्स भी जो है याद रखना ज़रूरी है। अब इस न्यूज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये बीमारी होती कैसे, पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो आप देख सकते हो इस बीमारी में कुछ ऐसा हो जाता है, पहले स्टेज में जो है नॉर्मल है, उसके बाद थोड़ा सूजना चालू हो जाता है, और लास्ट स्टेज में और ज़्यादा सूज जाता है, मतलब कि हाथ पैर या कोई भी शरीर का पार्ट जो है सूजना चालू कर जाता है, जिसके से इस बीमारी को बोला जाता है एलएफ, ठीक है। तो इस कैंपेन को जो है मैंने आपको बताया कि बायएनुअली होता है। तो इससे पहले जो है 10 फरवरी को हुआ था, जो कि फेज़ 1 हुआ था, और ये जो है फेज़ 2 हो रहा है, और ये फेज़ 2 10 अगस्त को हुआ गया है, ठीक है। तो ये गोल है कि 2027 तक जो भी एलएफ है इसको इलामिनेट किया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से। तो ये है बकीरत चौधरी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इन्होंने लॉन्च किया है किसान डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और ये किया गया है ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस जो कि हो रहा था स्पेस ड्रिवन सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू। तो ये इवेंट जो था ये हो रहा था, जो चंद्रयान 3 का मिशन है, आपको पता होगा चंद्रयान 3 जो हुआ था वो 30 अगस्त को हुआ था, और इसी दिन में जो है नेशनल साइंस डे भी बनाया जा रहा है। तो इसी दिन में जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये किसान डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इस दिन में ये जो कॉन्फ्रेंस होता था उस टाइम किया गया था। तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या करेगा। ये जो है एक तरह का जियो स्पेटियल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो भी इंडियन एग्रीकल्चर है उसका, जिसमें वेदर इंफॉर्मेशन, फिर रिजर्वर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, सॉइल का हेल्थ कैसा है, वो सब बताने का काम करने वाला है ये किसान कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो आपको ये सारा का सारा पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट चलता है, मेरा तो मकसद यही है कि आपको जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही दिया जाए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर को तब भी हम पकड़ नहीं सकते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी है जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वही कवर हो, और वो भी जो है डिटेल में कवर हो, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर्स जो डिटेल में कवर नहीं करना होता है वो मैं आपको डिटेल में देता भी नहीं हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, जो कि सोनोवाल जी जो है एज अ यूनियन मिनिस्टर है। तो इन्होंने जो है एसओपी लॉन्च किया गया है फॉर ग्रीन टर्क ट्रांजेक्शन प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी शिप है उसको बोला गया है कि वो जो है अपना कन्वीनियंस, जो पहले पेट्रोल यूज़ करता था, डीजल यूज़ करते थे, तो उसकी जगह पे जो है ग्रीन अल्टरनेटिव, या मैं बोलूँ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव यूज़ करने के लिए बोला गया है। अब इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव में क्या क्या आता है, जैसे कि बैटरी इलेक्ट्रिक पावर यूज़ किया जाए, फिर ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ किया जाए, मिथेनॉल यूज़ किया जाए। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए बोला गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि ये एक बार में पूरे इंडिया में, या तो जितने भी पोर्ट है हमारे इंडिया में, वो पूरा का पूरा जो है ये लागू कर दे, ये जो रूल लाया या ये जो भी एसओपी लाया गया, स्टैंडर्ड्स लाए गए। तो इसको धीरे धीरे करने के लिए फेज़ वाइज जो है इसको किया जाएगा। तो अभी फेज़ 1 में जो इसका होने वाला है उसमें 4 मेजर पोर्ट जो है कवर होंगे। जो पहला पोर्ट है वो मिलेगा आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा जो है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, जो कि गुजरात में है। दूसरा प्रदीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है। और तीसरा जो है आपको तमिलनाडु में पोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 4 पोर्ट के नाम आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम है ये अंडर आता है 5 कर्मा संकल्प इनिशिएटिव के। तो इसका काम होता है, ये जो इनिशिएटिव है ये फोकस करता है डीकार्बनाइज करना जो भी मरीन टाइम ऑपरेशन है हमारे इंडिया में उसको, ठीक है।
ये हो गया हमारा जो न्यूज़ था वो भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जा रहा है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये पार्टनरशिप जो है हो रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, IIT BHU और डेनमार्क के साथ। तो ये पार्टनरशिप के अंतर्गत बोला गया है कि ये जो है लॉन्च करने जा रहे हैं स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन वाटर प्रोजेक्ट, और ये किया जाएगा वरुणा रिवर पर। वरुणा रिवर कहाँ? वाराणसी में है, और ये जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल एक्सपर्टीज के साथ जो है इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए कुछ लोगों को तो फंडिंग चाहिए होगी, तो वही फंडिंग देने के लिए जो है पिक्चर में आएगी उस समय, वो आएगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि देगी कुछ 16.80 करोड़ का फंडिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी फंडिंग में ही काम हो जाएगा, और डेनमार्क का इसमें क्या काम है आपका मन में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा। तो इसमें जो है डेनमार्क भी पिक्चर में आएगी, और डेनमार्क जो है वो कुछ 5 करोड़ रुपये जो है ग्रांट करने का काम करेगी। मतलब कि टोटल जो है कुछ 21.80 जो है फंडिंग दी जाएगी बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और डेनमार्क मिलके। ठीक है, तो इनिशियली तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पैसा देने वाली है, उसके बाद जो है डेनमार्क जो है पैसा इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट चलने से पहले इसके बारे में और देखते हैं क्या है इस जो प्रोजेक्ट है, इसके फीचर्स। तो ये मिलेगा एक तरह का हाइब्रिड लैब होने वाला, जो कि स्टैब्लिश होगा IIT BHU में, और ये जो वरुणा रिवर है इधर जो है एक फील्ड बेस्ड लिविंग लैब भी बनाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि IIT BHU में बैठ के जो है वरुणा रिवर की टेस्टिंग कर पाए कि वरुणा रिवर कितना गंदा हो गया है, कैसे इसको साफ रखा जाए। तो उसके लिए जो है एक फील्ड लैब बनाना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इस इनिशिएटिव में आपको एक फील्ड लैब भी दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से ही एक न्यूज़, जिसमें जो है एक AI बेस्ड नेशनल प्रेस सर्वेलेंस सिस्टम बनाने की बात कर रहा है। तो ये एक तरह डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि कनेक्ट करेगा फार्मर्स को, जो भी साइंटिस्ट है या जो भी एक्सपर्ट है इनको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप रहने वाला है। अब इसका एम क्या होने वाला है? ये इसका एम रहेगा कि जो भी फार्मर्स की जो डिपेंडेंसी रहती है, जब भी कोई फार्मर है, ठीक है, मेरे घर में भी फार्मर है, आपके घर में भी कोई ना कोई फैमिली फार्मर्स होंगे या नहीं भी होंगे, तो फार्मर मोस्टली क्या करते हैं कि जो भी पेस्टिसाइड रहता है लेने का काम वो रिटेलर के पास छोड़ देते हैं, कि रिटेलर को बोलते हैं कि हमें पेस्टिसाइड दे दो, और रिटेलर को पेस्टिसाइड बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, और वो फार्मर आग बन कर उस पेस्टिसाइड को यूज़ कर लेता है। तो वो कभी काम करता है, कभी नहीं करता। तो वही जो काम करने के लिए ही जो एक्सपर्ट की जो मतलब एक्सपर्ट की जो नॉलेज चाहिए होती है वो देने का काम करेगा ये नेशनल प्रेस सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है, कोई भी फार्मर्स को अगर नीड होगा तो वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं साइंटिस्ट से। वो कैसे करेगा हम ये देखते हैं। अब मान लीजिए फार्मर्स जो है राइस उगा रहा है, ठीक है, अब राइस में भी स्पेसिफिक वो मान लीजिए आइजोन उगाने जा रहा है, ठीक है, तो जब भी कभी आइजोन उगाएगा तो उस केस में क्या करेगा, उसका जो है फ़ोटो लेगा, फ़ोटो लेके जो है भेजा जाएगा NPSS प्लेटफॉर्म पर, और ये NPSS प्लेटफॉर्म में भेजने के बाद उसकी जो भी क्रॉप है उसको देखा जाएगा। उसके बाद उसमें कौन से कीड़े लग सकते हैं वो देखा जाएगा। उसके बाद जो है सॉल्यूशन देने का काम करेंगे ये साइंटिस्ट और एक्सपर्ट, और उसके बेसिस पे जो है उसका सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा फार्मर्स को, और उसी के बेसिस पे जो है फार्मर जो पेस्टिसाइड की नीड है वो पेस्टिसाइड जो है रिटेलर शॉप्स लेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो था मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, मैं ऊपर ने मैंने आपको समझाया समझ आया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होने वाला है नेशनल प्रेस सर्वेलेंस सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूज़ है। नेक्स्ट आ रहा है वापस से, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया ये रहा न्यूज़, ठीक है, तो मैं जो भी PDF प्रोवाइड करूँगा इसमें आपको ये लीड करके दे दूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है नीति आयोग ने पार्टनर किया है CSIRO के साथ, जो कि एक तरह का गवर्नमेंट का ही आर्म है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये दोनों मिलकर जो है लॉन्च किया गया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक राइस एक्सीलरेटर प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया गया जो भी स्टार्टअप्स और MSME है इनके लिए, ठीक है। तो इसका काम क्या होने वाला है कि ये एड्रेस करेंगे जो भी क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एग्रीकल्चर में, और और हेल्प करेंगे प्रमोट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है एग्रीकल्चर फोकस जो स्टार्टअप्स रहता है और MSME रहता है उन्हीं के लिए जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम जो है अभी अक्टूबर 2024 में स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जो भी स्टार्टअप्स और MSME है उनके लिए जो है डायरेक्ट रखी गई है वो 15 सितंबर 2024 रखी गई है। ये प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन वो कुछ 9 महीने लंबा होने वाला है, और इसमें जो सेलेक्ट किया जाएगा कुछ स्टार्टअप्स और MSME को, और जो स्टार्टअप्स और MSME होंगे उन्हीं को जो है ये बेनिफिट होगा कि एक तरह का ये ऑनलाइन लर्निंग मान सकते एक कोर्स जो है ले पाएंगे, और इसके साथ जो है इनको कुछ
45 लाख तक नॉन इक्विटी ग्रांट भी दिया जाएगा। तो ये नॉन इक्विटी ग्रांट के लिए भी जो है एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ कहना है नीति आयोग और CSIRO का। तो CSIRO को फुल फॉर्म देखें तो आप मिलेगा कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये आपको राइस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये राइस का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। तो ये जो है राइस का फुल फॉर्म है, तो आपको ये याद होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है NPCI की तरफ से। NPCI ने लॉन्च किया एक UPI सर्कल फीचर, जो कि प्राइमरी जो भी UPI अकाउंट होल्डर रहेगा वो जो है डेलीगेट पेमेंट यूज़ कर पाएगा, और जो भी ट्रस्टेड सेकेंडरी यूज़र है उसको कुछ ना कुछ जो है ऑथराइज कर पाएगा UPI ऐप में, ठीक है। वो क्या क्या ऑथराइज करेगा, हम ये समझने पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है डेलीगेट पेमेंट, ये RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आया था 6 अगस्त और 8 अगस्त के बीच में। और ये जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ 20 अगस्त के आसपास है, तो ये न्यूज़ पुराना है। ये जो 6 से 8 अगस्त है, इसमें RBI ने ऑलरेडी डेलीगेट पेमेंट के बारे में बताया था, और वो डेलीगेट पेमेंट के बारे में ऑलरेडी आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम इधर उसको कवर नहीं करेंगे, हम इधर जो ये वाला न्यूज़ हम इसको कवर करेंगे। तभी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि डेलीगेट पेमेंट में होगा क्या, कि जो प्राइमरी यूज़र है उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो सेकेंडरी यूज़र को भी अलाउ कर सकता है कि वो UPI ऐप यूज़ कर पाए। तो इसी के लिए MPCI ने कुछ UPI सर्कल फीचर लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 2 डेलीगेशन हैं, एक है फुल डेलीगेशन, एक है पार्शियल डेलीगेशन। जो फुल डेलीगेशन है उसके अंतर्गत जैसे कि नाम से बताया फुल मतलब कि पूरा का पूरा पावर दे दिया गया है जो सेकेंडरी यूज़र है उसको। तो इसमें हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो कि मैंने वीकली अपडेट्स में भी यही एग्जांपल लिया था। अब मान लीजिए प्राइमरी जो होल्डर है वो हस्बैंड है, और जो सेकेंडरी जो होल्डर है वो वुमेन वाइफ है उसकी, ठीक है। तो अगर वाइफ जो है कम खर्चीली हो, अगर हस्बैंड जो है ट्रस्ट करता है, तो वाइफ को जो है वो देगा फुल डेलीगेशन। तो वाइफ को फुल डेलीगेशन मिल जाएगा, तो वाइफ जो है स्टार्ट से लेके एंड तक वो पूरा का पूरा जो भी मतलब UPI ऐप है वो यूज़ कर पाएगी, ठीक है। इवन जो पिन जो है वो दबा पाएगी, अपने सारे जो सेट कर रखा हो पिन वो भी दबा पाएगी। लेकिन उसके लिए एक मंथली लिमिट रखी गई है। तो मंथली लिमिट रखी गई है 15,000 पर डेलीगेशन रखी गई है। जो भी डेलीगेशन होंगे तो उनको जो है 15,000 रुपये अलाउड होगा, और मैक्सिमम जो है लिमिट रखी गई है ट्रांजेक्शन लिमिट वो 5,000 रुपये रखी गई है। तो 5,000 तक ही ट्रांजेक्शन हो पाएगा। लेकिन जो ये हो गया, हमने बात कर ली फुल डेलीगेशन की, ठीक है। तो हम बात करते हैं पार्शियल डेलीगेशन के बारे में। तो पार्शियल डेलीगेशन में क्या होगा कि अब मान लीजिए जो वाइफ थी अब वो ट्रस्टेबल नहीं रही, अब जैसे वो खर्चीली हो गई है, खर्च करने लगी है। तो उस केस में क्या होगा कि जब ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग कर रही होगी तो हस्बैंड क्या कर देगा, उस केस में वो पार्शियल डेलीगेशन लगा देगा। पार्शियल डेलीगेशन में क्या होगा, वाइफ अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन स्टार्ट तो कर पाएगी, लेकिन जो पिन है वो दबाने का काम होगा जो हस्बैंड रहेगा। इसका मतलब क्या, जो प्राइमरी यूज़र रहेगा वही जो है पिन दबा पाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी जो है कोई लिमिट रखी है, क्योंकि अब तो जो हस्बैंड है वो खुद पिन दबा रहा है ना, तो उस केस में जो UPI की लिमिट है वो जो एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल लिमिट्स होती है वही रखी गई है। अब मैंने डेलीगेशन की बात की, तो जो डेलीगेशन इसमें अलाउड है कुछ 5 डेलीगेशन अलाउड है। इसका मतलब जो हस्बैंड होगा वो अपनी वाइफ के साथ जो उनके सन है, डॉटर है, इवन मदर फादर को भी ऐड कर सकता है। तो ऐसे करके टोटल 5 जो है डेलीगेशन जो है ऐड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि जो सेकेंडरी यूज़र है वो एक्सेप्ट कर सकता है डेलीगेशन फ्रॉम ओनली प्राइमरी यूज़र। जो प्राइमरी यूज़र है वही जो है सेकेंडरी यूज़र को अलाउ कर सकता है कि वो पार्शियल डेलीगेशन करे या फुल डेलीगेशन करे या कुछ ना करे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता है जैसे कि RBI ने अगस्त 6 से लेकर अगस्त 8 के बीच में जो मॉनेटरी पॉलिसी हो रही थी, थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें जो है ये चीज़ बताया गया था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे की तरफ से। तो इन्होंने जो है लॉन्च किया है 2 मेजर इनिशिएटिव्स। पहला है चैटबॉट, जिसका काम रहेगा एम्पावर करने का जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको, और जो भी वर्कफोर्स है उसको। और ये जो है चैटबॉट जो है डेवलप किया गया है बाय जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के थ्रू। और दूसरा जो है इनिशिएटिव है मेजर इनिशिएटिव, वो मिलेगा आपको स्मार्ट इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट। और स्मार्ट इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के अंतर्गत जो भी पार्किंग है उसको स्मार्ट करने का काम करेगा, जो भी स्ट्रीट लाइट है उसको स्मार्ट करने का काम करेगा, जो भी एनर्जी मैनेजमेंट है सिस्टम है उसको स्मार्ट करने का काम करने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब स्मार्ट प्रोजेक्ट टाइप जो है बनाया गया है। अब इसी दौरान जो ये इनिशिएटिव ले रहे थे, इसी दौरान जो है 3 न्यूली एडिड जो है फ्रेश लेक भी ऐड किया गया है, और ये जो है महाराष्ट्र में ये तीनों लेक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 3 लेक के नाम भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसमें ध्यान देना है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू किया गाइडलाइन फॉर मॉडल सोलर विलेज स्कीम। अब स्कीम जो है ना थोड़ा कुछ पढ़ता है तो आपको बहुत सब कुछ
पहले पता लग जाएगा। तो ये स्कीम जो है विलेज को सोलर एनर्जी देने का काम करेगा, और जो भी विलेज की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो घर की नीड हो सकती है, स्ट्रीट वाटर हो सकता है, फिर वाटर सिस्टम हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है फॉर एग्रीकल्चर, जो भी नीड है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो सब कुछ सब जो है ये सोलर एनर्जी के थ्रू ही हो। तो उस केस में उस विलेज को बोला जाएगा मॉडल सोलर विलेज, और उस विलेज को जो स्कीम के अंतर्गत रखा गया वो रखा गया मॉडल सोलर विलेज स्कीम। और ये स्कीम किसके अंतर्गत आती है? ये स्कीम आती है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत आती है। तो अंडर द स्कीम बोला जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, और इसके लिए जो बजट एलोकेशन की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो की गई है 800 करोड़ रुपए। और ये 800 करोड़ रुपए जो है हर एक जो भी विलेजेस है, सेलेक्टेड विलेज है, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कुछ 800 जो है विलेजेस कवर होंगे अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट इसके और फर्दर डिटेल में पढ़ते कौन कौन से विलेज जो है एलिजिबल होंगे। तो इसमें जो भी पॉपुलेशन होगी विलेज की 5000 से ऊपर तो वो एलिजिबल होंगे, और कुछ स्पेशल कैटेगरी में वो 2000 से ऊपर हो तब भी वो एलिजिबल होंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि विलेज जो है सिलेक्टेड होंगे बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो भी इंस्टॉल हुई होगी उनके उधर 6 महीने में, और ये जो है डिक्लेयर किया जाएगा बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे और समझ आएगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। और ये जो है स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करने का काम होगा स्टेट और जो भी यूटी के जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रहती है इनकी, और ये भी जो है सुपरवाइज करने का काम होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का ही। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का ही ये सब कुछ होने वाला है। अब ये पीएम सूर्य घर मुक्त योजना के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। तो इस योजना को जो है 29 फरवरी 2024 मतलब कि इसी साल जो है लॉन्च किया गया है, और ये जो है बजट के दौरान ही जो है लॉन्च किया गया है। और इस बार जो है बजट रखी गई है वो 75,000 करोड़ रुपये रखा गया है, और फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये क्या काम करेगा कि एक तरह का जो भी हाउस होल्ड है अगर वो रूफटॉप लगाता है तो उसको कुछ अप टू 40% सब्सिडी देने का काम करेगा। तो इसका एम है कि कुछ 300 यूनिट पर मंथ और जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री किया जाए कुछ 1 करोड़ हाउस होल्ड जो भी हमारे इंडिया में उनके लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए स्कीम क्या है। तो आपको मैंने मोटा मोटा स्कीम जो है समझा दिया है, और इवन जो स्कीम वाली PDF है मैंने उधर आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया लेकिन आपको स्कीम वाले PDF में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट लॉन्चेस में चलते हैं। तो ये लॉन्चेस आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। तो इन्होंने लॉन्च किया एक नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री पोर्टल, और ये आता है नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत। तो इस पोर्टल को जो है डेवलप करने का काम किया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, और इसका काम होगा कि जो भी एलिजिबल डॉक्टर्स हैं उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो किया जाए, और उसके बेसिस पे उनको कुछ एक आईडी मिलेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, और उस आईडी के बेसिस पे जो भी डॉक्टर का डेटा है वो सेव रहेगा। वो डॉक्टर का नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या उनका जो भी क्वालिफिकेशन है वो सेव रहेगा, जो कि अवेलेबल होगा। कुछ डेटा जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा जो कि सेंसिटिव डेटा ना हो, और कुछ डेटा जो है जो मेडिकल बोर्ड्स होते हैं उनके लिए जो है अवेलेबल रहेगा। अब मेडिकल बोर्ड कौन कौन से, जैसे कि स्टेट मेडिकल बोर्ड मिलेगा आपको, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मिलेगा, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड मिलेगा। ठीक है, तो हमने बात तो कर ली कि ये पोर्टल में जो भी डॉक्टर है वो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, लेकिन हमने ये नहीं बात की कि जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको चेक और वेरीफाई करने का काम किसका होगा कि उन्होंने जो है डेटा सही डाला है कि नहीं, और डेटा जो है सेव किया है तो कौन जो है इसको मेंटेन करेगा। तो उसको मेंटेन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलेगी आपको एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, और यही बोर्ड है जो भी डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो देती है। तो इनको पता होगा कि डॉक्टर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और उसके बाद जब डॉक्टर उसमें रजिस्टर करेगा NMR पोर्टल में तो इनको ऑलरेडी डेटा होगा, बस उस डेटा को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का जो जिम्मेदारी जो दिया गया है EMRB। ठीक है, नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि पोर्टल काम कैसे करेगा। जो भी डॉक्टर है वो अपना एप्लीकेशन देगा, वो एप्लीकेशन जो है जाएगा जो भी स्टेट मेडिकल काउंसिल है उधर, और उसको फिर बाद में फिर जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके पास जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। उसका जो भी डॉक्टर है उसको कुछ NMR जो है यूनिफाइड आईडी मिलेगा, और वो उस यूनिफाइड आईडी में ही जो भी डेटा है डॉक्टर का स्टोर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अमित शाह की तरफ से न्यूज़ जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इन्होंने लॉन्च किया है कुछ 4 ऐप, और ये जो है 3 क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करने के लिए किया गया, और ये जो छत्तीसगढ़ में किया गया है। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ये 4 ऐप क्या क्या है।
तो पहला जो ऐप मिलेगा आपको ई सुरक्षा ऐप मिलेगा, एक तरह मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो भी पुलिस है उन्होंने अगर कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की गई हो तो और फोटोग्राफी की गई हो तो वो सब कुछ सेव होगा एक क्लाउड बेस्ड इस एविडेंस सर्वर पर, और इस सर्वर को जो है पुलिस और इवन जो है कोर्ट जो है यूज़ कर पाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऐप जो है लॉन्च किया गया है नया श्रुति ऐप, जो कि जो भी जुडिशियल हेयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में देने का काम करेगा। इसका नया सेतु ऐप है जो कि यूनिफाइड करेगा जो भी पुलिस है, मेडिकल है, फॉरेंसिक है, तो प्रिजनर्स हैं, वो सब कुछ है इंटीग्रेट करने का काम करेगा एक ही जगह पे। अब मान लीजिए कोई केस है तो वो केस जो है पुलिस ने सॉल्व किया है, या तो जो मेडिकल या फॉरेंसिक जो भी फॉरेंसिक ने जांच किया कोई केस का और वो केस वही केस जो है कोई दूसरी लोकेशन में पकड़ा गया, तो वो जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसका यूज़ कर पाएंगे बाय यूजिंग द नया सेतु, और वो जो भी दूसरे पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले रहेंगे वो डेटा यूज़ करके जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो फर्दर एक्सटेंड हो पाएगा। तो इसी वजह से जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ई समन ऐप जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया जो भी डिलीवरी ऑफ कोर्ट का समन है वो इलेक्ट्रिकली पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद आपको 3 क्रिमिनल लॉज मिलेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इवन ये सारे के सारे जो लॉज है आप स्किप कर सकते हो, बस आपको पता है कौन कौन से लॉज है, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है लॉ 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगी। एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ये चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ जो है पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन रहा है हमारे कंट्री में, जो कि ये 3 लॉज को बोला जा रहा है कि कुछ नेक्स्ट 2 मंथ में ही जो है ये कवर करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 मंथ में आपको ये जो 3 लॉज है वो कवर करते हुए दिखेगा छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, और आपको बताना चाहिए कि चंडीगढ़ जो है पहला स्टेट बना है ये करने वाला। अब कुछ और लॉन्चेस पड़ता है डेवलप फॉर्म में, तो आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है सपनों की उड़ान। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, और ये तरह का ई मैगजीन जो लॉन्च किया गया है जिसमें जो पोएट्री है, ऐसे है, स्टोरीज है, वो सब रहेंगी। और इस मैगजीन को जो है डेवलप करने का काम हुआ है वो किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी ने, और इन्होंने पार्टनर किया एनसीईआरटी के साथ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अमित शाह की बात करें तो वापस से अमित शाह जी आ गए। तो अमित शाह जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने लॉन्च किया है 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, और ये चंडीगढ़ में ही लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया कि जो भी चंडीगढ़ का जो वाटर सप्लाई है वो अच्छा रहे उसी के लिए। और ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट देगा तो 75 करोड़ रुपये लगने वाला है, और इसकी जो है मेंटेनेंस है उसके लिए कुछ 85 करोड़ रुपये देने की बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अब आपके बारे में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों बीच में है। चंडीगढ़ मतलब एक तरह का यूटी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों, क्योंकि जो भी यूटीज रहती है उनको संभालने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में पिक्चर में आती है। तो इसी वजह से जो चंडीगढ़ है वो एक तरह का यूटी है, और यूटी को संभालने का काम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही रहता है। तो इसी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये पिक्चर में आई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गाइडलाइन जो भी लॉन्चेस थे वो खत्म हो गया, अब जो गाइडलाइन है वो पढ़ते हैं। तो एक तरह गाइडलाइन लॉन्च किया गया है जिसको नेशनल वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 भी बोला जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी पेंशनर है वो अपना जो डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटल जो है सर्टिफिकेट ले पाएंगे। और ये जो है एनुअली जो है नवंबर के महीने में ले पाएंगे, ऐसा कुछ कहना है DLC का, ठीक है। तो ये जो है पहली बार जो है लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में इसका कैंपेन, और ये कैंपेन होते होते अभी ये 3.0 हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, लेकिन आपको तभी ये पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये आ रहा है कि डेडलाइन इन्होंने रखा गया है फॉर जो भी PSB या PSU या तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इनके लिए, कि इनको जो है मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स रखना पड़ेगा। और इसके लिए जो डेट रख दिया 1 अगस्त 2026, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी ये PSU या तो PSB या तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इनको पब्लिक होल्डिंग जो है कम से कम 25% रखने के लिए बोला गया है। अगर पब्लिक होल्डिंग नहीं रखेंगे तो इनकी जो भी सेबी में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं इनको हटा दिया जाएगा, और अगर रख पाते मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25%, तभी जो है इन्हें ये जो है कंटिन्यूसली लिस्ट रहेंगे सेबी में, ठीक है। तो अब जो हमारे बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो देखते हैं कि कौन कौन से PSB एज ऑफ मार्च 31, 2024 तक कौन कौन से PSB जो है इस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, MSP नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो आपको मिलेगा कुछ 7 PSB। वो कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कैनरा बैंक, BOB, फिर BOI, इंडियन बैंक और UBI। तो ये सारे जो है इस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन में भी आए हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे बैंक वैसे हैं जिन्होंने
MPS नॉर्म जो है फॉलो नहीं किया और इनके लिए जो है डेट दिया गया है वो 1 अगस्त 2026 दिया गया है। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान देनी है इधर की जो LIC है इनके लिए जो है डेट 1 अगस्त 2026 नहीं, बल्कि जो इनके लिए डेट दिया गया है वो है ये है मई 26 2027। ठीक है, तो ये डेट दिया गया है। और इनको ये नहीं बोला गया कि 25% जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी है, बल्कि इनको ये बोला है कि इनको सिर्फ 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी है। क्योंकि अगर हम देखें 31 मार्च 2023 तक तो LIC की जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है सिर्फ 3.5% पे है। तो इसी वजह से जो LIC जो है IPO की बात करते रहता है, तो इसी वजह से करता रहता है कि LIC को जो है 10% जो है अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी है। तो ये हो गया पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया इस न्यूज़ को। नेक्स्ट चलते ट्रायल का एक न्यूज़ आ रहा है कि ट्रायल ने जो है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी सर्विस रेगुलेशन 2024 निकाला है और ये बोला जा रहा है कि ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या बोला गया कि जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर है उनको जो है 2G 3G 4G 5G जो भी नेटवर्क है वो कवरेज दिखाना पड़ेगा मैप में। ठीक है, और ये जो है डिस्प्ले करना पड़ेगा जो भी उनका वेबसाइट है इधर। ठीक है, तो ये करने के लिए बोला है ट्रायल ने। इसी के साथ जो भी परफॉर्मेंस कैसा है 2G 3G 4G 5G का, तो वो भी जो है बताने के लिए बोला गया। तो इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझना चाहूँगा। अब मान लीजिए ये कोई मैप है और ये कोई दिल्ली का कोई लोकेशन है जहाँ पे कुछ जगह पे जो है 2G नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, कुछ जगह पे 4G नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, कुछ जगह पे नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैप में जो है शो करेगा कि इस जगह पे नेटवर्क नहीं है, इस जगह पे 2G है, इस जगह 4G है और इस जगह पे 2G है भी तो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो सब जो है शो करने के लिए बोला गया बाय ट्रायल। नेक्स्ट न्यूज़ में चलता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। तो इन्होंने एक तरह का SOP लॉन्च किया है जो कि किया गया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ह्यूमन ऑर्गन, और वो किया जाएगा एयरवे, रोडवे, रेलवे, वाटरवे सबके थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो है ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करने का काम होगा और इसके लिए प्रॉपर जो है गाइडलाइन निकाला गया है कि कैसे जो है डोनर जो है अपना जो भी ऑर्गन है वो डोनेट कर पाए और जो रिसीवर है वो रिसीव कर पाए एट डिफरेंट लोकेशन। तो इसी के लिए जो है एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए भी बोला गया है, जिसमें स्पेशली जो है पूरा का पूरा रूट रहेगा कि कैसे जो है एयरक्राफ्ट टू एम्बुलेंस और एम्बुलेंस टू हॉस्पिटल कैसे जाया जाए। तो ये प्रॉपर रूट होगा। तो इसके अंदर जो आपको मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलके ये इनिशिएटिव लिया गया है। इनके साथ बहुत सारे मिनिस्ट्री जो है कोलैबोरेशन किया हुआ है। जैसे कि एयर के लिए जो है ज़रूरत पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, रोड के लिए ज़रूरत पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे की, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, रेलवे की ज़रूरत पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, और वाटरवे अगर यूज़ करना है तो उस केस में जो मिनिस्ट्री पिक्चर में आएगी वो आएगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे। और अगर बात करें तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए जो है पुलिस का भी साथ चाहिए होगा, पुलिस और डिफेंस का। इसी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ठीक है, तो और बाकी आपको एक दो मिनिस्ट्री और याद रखनी है, मैं बोलूँगी एक और ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, वो नीति आयोग। नीति आयोग भी इसमें पिक्चर में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट 2024 का। पहले तो ये समझते हैं कि ऑफशोर और ऑनशोर में क्या होता है। अब मान लीजिए कोई पीस ऑफ लैंड है, अगर पीस ऑफ लैंड के ऊपर कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसको ऑनशोर बोला जाएगा, और अगर सी में या तो जो लैंड के बाहर किया जा रहा है तो उसको ऑफशोर बोला जाएगा। तो इसी के लिए जो है फर्स्ट एवर ऑफशोर रूल लाया गया इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसकी वजह से जो भी मिनरल जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें जो है नज़र रखा जाए कि वो जो है सस्टेनेबली यूज़ हो रहा है मिनरल, उसी के लिए। और इसके अंदर बोला है कि जो भी मिनरल कंपनी एक्सट्रैक्ट कर रही है उसमें से 10% रॉयल्टी पेमेंट देनी पड़ेगी जो भी ट्रस्ट है इनको, और ये ट्रस्ट का जो भी पैसा है वो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की तरफ। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना कि कहाँ पे जाएगा, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। अब ऐसे जो मिनरल ब्लॉक्स है, कुछ 10 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक जो है फाइंड किए बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, और इसमें जो है अब जो है इसके ऊपर जो है ऑप्शन भी होगा, और इस ऑप्शन होने के बाद इस माइन को जो है डिफरेंट कंपनीज खरीदने वाली है। वो डिफरेंट कंपनी, वो रिलायंस हो सकती है, ONGC हो सकती है, अदानी हो सकती है, या डिफरेंट कंपनीज कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, एक फर्स्ट एवर हेड ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है इंडिया ने। तो ये पहले तो हम समझते हैं हेड ऑफ एग्रीमेंट्स क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पता हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो उससे पहले कुछ जो है पॉइंट जो है हाईलाइटेड पॉइंट जो है लिखे जाते हैं, तो वही हाईलाइटेड पॉइंट को बोला जाता है हेड्स ऑफ एग्रीमेंट, जो कि इंडिया पहली बार साइन किया है। ये किसके साइन किया, एक सिंगापुर के साथ साइन किया और जापान, ये सब मिलकर जो है साइन किए गए। अब ये क्यों किया है कि इंडिया की तरफ से जो ग्रीन एमोनिया है, इंडिया से जो है ग्रीन एमोनिया जो है एक्सपोर्ट किया जाए जापान में, उसी के लिए जो है ये हेड्स ऑफ टर्म जो है साइन किया गया है। अब इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने
साइन किया है जो सिंगापुर बेस्ड सिमक्रॉन ग्रीन हाइड्रोजन है इनके साथ, और जो जापान की जो 3 कंपनीज हैं इनके साथ साइन किया गया है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में जो है ग्रीन एमोनिया बहुत ज़्यादा है, बहुत मात्रा में ग्रीन एमोनिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन एमोनिया जो है प्रोडक्ट नहीं कर पाते, हमारी जो इंडिया की कंपनी है वो ग्रीन एमोनिया प्रोडक्ट नहीं कर पाती, प्रोडक्शन नहीं कर पाती उसका, तो वही प्रोडक्शन करने का काम रहेगा सिमकॉम जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्शन करेगी हमारे इंडिया में और उसके बाद डिलीवर करने का काम होगा जापान में, और इस डिलीवरी को करने का काम होगा NYK लाइन्स का, क्योंकि ये संभालेगी मरीन ट्रांसपोर्टेशन, तो ये मरीन ट्रांसपोर्टेशन संभालने का काम होगा NYK का। उसके बाद यशु इलेक्ट्रिक, या तो मैं बोलूँ शिशु इलेक्ट्रिक पावर जो भी है, ये जो है एमोनिया अपने जो भी जापान में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे पहुँचाने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट इनॉग्रेशन है, जो भी गाइडेंस थे वो खत्म हो गए। अब इनॉग्रेशन चले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, और ये किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। इसका जो भी थीम है, जो भी एम है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ। तो इसका थीम यही है कि जो भी ग्लोबल इशू रहती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उसी के लिए बात करता है, और इसकी थीम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, तो इसकी थीम मिलेगी। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो कि कनाडा बेस्ड है, तो इन्होंने जो है ये ऑर्गेनाइज किया, और को ऑर्गेनाइज आप यहाँ से देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म को नीचे मिल जाएगा। तो ये हर साल नहीं होता, ये हर 3 साल में एक बार होता है। तो ये कुछ 65 ईयर्स के बाद जो है इंडिया में वापस से ये जो है कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इससे पहले जो है 1958 में मैसूर कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और फर्स्ट एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन हुआ था अगस्त 1929 में, और जो 2021 में जो है ये हो नहीं पाया था फिजिकल फॉर्म में, ये जो है वर्चुअल फॉर्म में हुआ था ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो ये बाकी सारे आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर याद आता तो अच्छी बात है, और नहीं रह पाता तो कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम बनते हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है इनॉग्रेट करने वाले हैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, और ये जो है न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अब हम नेटवर्क और ऑपरेशन सेंटर की बात करें तो ये एक तरह का डेवलप्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेगा, जो भी जो भी टेलीकॉम नेटवर्क होते हैं हमारे इंडिया में, उसको मतलब कि जो भी टेलीकॉम नेटवर्क होता है उसमें कभी भी साइबर अटैक हो गया या तो साइबर अटैक हो सकता है, तो उससे पहले उसको आइडेंटिफाई और ट्रैक करने का काम करेगा ये NOC, ठीक है। तो ये इसका काम होने वाला है। तो इसी के साथ जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो इन्होंने इस इवेंट में ही जो है एक 5G पायलट प्रोजेक्ट भी जो है लॉन्च किया गया है। तो ये 5G पायलट प्रोजेक्ट जो है BSNL के लिए लॉन्च किया, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इंडिया का पहला इंडिविजुअली डिज़ाइन 5G रेडियो और 5G कोर नॉन स्टैंडर्ड अलोन बनने वाला है, ठीक है। तो ये कौन बनेगा, BSNL बनेगा, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट जो भी न्यूज़ पेपर खत्म हो गया, आप जो अदर्स वाले वो पढ़ लेते हैं। तो ये अदर्स में आपको मिलेगा, ये वैसे तो इंटरनेशनल का पार्ट है, लेकिन मैं नेशनल इसलिए रखा कि इंडियन ओशन जो है, इसमें इंडियन ओशन का जो है न्यूज़, इसलिए मैंने इसको नेशनल में रखा गया। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, जैसे कि 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो है पहला तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक कमीशन। तो ये दोनों मिलकर जो है 3 अंडर वाटर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ढूंढना है जो कि इंडियन ओशन में है, और इस इंडियन ओशन नाम दिया है इस 3 को, और इस इंडियन ओशन में जो ये 3 स्ट्रक्चर को जो नाम दिया है, इसको जो है ढूंढने का काम था वो ओशनोग्राफर का काम था, जो कि आते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च से, जो कि गोवा बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था, और 3 जो है अंडर वाटर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें, इसका नाम क्या क्या है वो देखते हैं, तो आपको मिलेगा, एक है अशोका सी माउंट, और ये जो है अशोक के बारे में पता होगा, जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे, तो उनके ऊपर रखा गया है। और दूसरा है चंद्रगुप्ता रेज, जो कि मौर्य डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे उनके ऊपर रखा गया है। और तीसरा जो है कल्पातारू रेज रखा गया। ये एक तरह का संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है विश, ठीक है। तो विश फिलिंग ट्री का इसका मतलब होता है, इसको डिस्कवर करने की बात करें तो इसको जो डिस्कवर किया गया था, जो एक रशिया का वेसल है, आपको याद नहीं, ये रशिया का वेसल है, तो इसके थ्रू ये डिस्कवर किया गया था। और इसको जो है डिस्कवर किया था इंडिया की टीम ने 2012 में, और इन्होंने भी जो है रशिया की शिप का जो है हेल्प किया था, ठीक है। तो ये बहुत पहले डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन अब जो है इसको जो है नाम दिया गया डिफरेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से ये देख भी सकते हो इस इमेज के थ्रू।
तो क्या क्या रहता है, सी माउंट मतलब कुछ नहीं होता नॉर्मली, जो अगर मान लीजिए कि सी के अंदर ऐसा कुछ माउंटेन बन गया तो उसको सी माउंट बोला जाता है। रेज का मतलब कुछ नहीं होता कि ऐसे मान लीजिए कि ऐसा कोई माउंटेन है और बीच में बड़ा सा गड्ढा है तो उसी को जो है रेज बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 3 इंडियन वेटलैंड और 3 वेटलैंड को जो है सिलेक्ट किया गया राम सरोवर साइड में इंडिया के। तो 2 तो तमिलनाडु से आता है, एक जो है मध्य प्रदेश से आता है। और ये वेटलैंड का जो है अनाउंसमेंट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और जैसे कि आपको पता होगी राम सरोवर साइट को ही जो है वेटलैंड बोला जाता है। और ये जो है वेटलैंड के तौर पे जो है डिफरेंट जो भी जगह है उसको जो है राम सरोवर साइट दिया जाता है। तो इसमें जो है पहला दिया जा रहा है वो है एक बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु से आता है, तो इनको दिया गया है। उसके बाद दूसरा बर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु का है और तीसरा जो है रिजर्वर है तवा रिजर्वर जो कि एमपी का है। तो इसके बाद आप थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ सकते हो कि ये जो है फेमस है फॉर लोकल बर्ड और माइग्रेटिंग बर्ड। ये फेमस है माइग्रेटिंग बर्ड का एक स्टॉप ओवर पॉइंट है। और तीसरा जो है एक तरह का तवा रिवर पे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो गंगा है, तो इधर ही जो है रिजर्वर बना हुआ है। तो हम बात करें कि इंडिया में टोटल अब 85 रिजर्वर हो चुके हैं और ग्लोबली कुछ 2520 वेटलैंड हो गया है। और तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा जो है राम सरोवर साइट है वो मिलेगा आपको 18। उसका जो सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश जिसमें 10 जो है साइड मिलने वाला है। नेक्स्ट एक फ्लावर है जिसको रेड लिस्ट के अंतर्गत जो UNCN जो रेड लिस्ट बनाती है उसके अंतर्गत जो है वेनरेबल में रखा गया है। वो ये जो है फूल स्पेशली जो है केरला कर्नाटका और तमिलनाडु में मिलता है और ये कुछ एवरी 12 ईयर में ही जो है ब्लूम करता है, तो इसीलिए जो है इसको वेनरेबल में रखा गया है। और इवन ये फूल जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़त्म होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, तो इसी वजह से वेनरेबल में रखा हुआ है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ उड़ान की तरफ से आ रहा है कि उड़ान जो कि एक तरह का B2B ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें बहुत सारे B2B जो राशन मोस्टली जो है सेल किया जाता है। तो इन्होंने जो है पार्टनर किया है सिडबी के साथ और जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स अफेयर्स है उनके साथ। तो ये क्या करने वाले, ट्रांसफ़र करने वाले हैं फेयर प्राइस शॉप्स को। फेयर प्राइस शॉप कौन से जो राशन शॉप होते हैं उनको बुलाते हैं फेयर प्राइस शॉप। और इनको जो है लाया जाएगा इनको जो है ये जो फेयर प्राइस शॉप है इसको जो है चेंज किया गया है जन पोषण केंद्र में। और जन पोषण केंद्र में करने के बाद बोला जा रहा है कि इसमें जो भी एलोकेशंस है वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का जो एलोकेशन है वो 50% ऑफ द स्टॉक जो है न्यूट्रिशन होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। तो इस 50% ऑफ द स्टॉक जो है न्यूट्रिशन होगा तो उस पर कुछ ना कुछ क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए होगी। तो इसी केस में जो है पिक्चर में आएगा क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए वो आएगा सिडबी। तो सिडबी जो है परचेज करेगा फूड ग्रेन या जो भी FMGC प्रोडक्ट है उसको, और उसके बाद वो दिया जाएगा जन पोषण केंद्र में। ठीक है, तो अभी तो है इसको फुली लॉन्च नहीं किया जाएगा, उसको अभी पायलट बेसिस में लॉन्च किया जाएगा इसको। और कुछ 60 सेलेक्टेड जो है फूड फेयर प्राइस शॉप को सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें आपको मिलेगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। ये टोटल 4 स्टेट से जो है 60 फेयर प्राइस शॉप को सिलेक्ट किया गया है। तो आपको ये 4 स्टेट से नाम भी याद होना चाहिए। इसके साथ एक लॉन्च किया है फेयर प्राइस शॉप सरई एप्लीकेशन। तो ये एक तरह कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग है, जो भी राशन के डीलर है तो एक तरह लोन देने का काम करेंगे, ये एक है। और मेरा राशन ऐप ये लॉन्च किया गया है, जो भी कंज्यूमर है अगर उनको कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकते हैं, उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट एक आ रहा है इंटरनेशनल न्यूज़, क्योंकि ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जिसको बोला जाता है ओकी टैक्स सर्टिफिकेट, जो कि जर्मनी की तरफ से आता है। और ये दिया गया है एक गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो ये क्यों दिया गया है, ये सर्टिफिकेट का काम क्या रहेगा? ये सर्टिफिकेट के अंदर ये बोला जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्टिफिकेट मिलता है इसका ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ हैंडेड अनश्योर्ड टेक्सटाइल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस जो है यूज़ नहीं करती और प्रोड्यूस करती है इको फ्रेंडली कंडीशंस को, इको फ्रेंडली जो है टेक्सटाइल जो है प्रोड्यूस करती है। तो इसी के लिए जो है ये गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट को ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट देने का सबसे बड़ा कारण है कि जो इनका एक सिल्क डेवलप करती है जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिल्क का नाम है एरी सिल्क ऑफ आसाम। ये एरी सिल्क ऑफ आसाम के बारे में पढ़े तो ये एक तरह का वर्जन सिल्क है जो कि एथिकली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, वर्ल्ड का जो है ओनली वर्जन सिल्क है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है कौन से सिल्क के लिए इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, वो दिया है
एरी सिल्क ऑफ असम के लिए दिया गया है। सॉरी, ये थोड़ा ब्लैक फॉर्म में हो गया, उसको थोड़ा सही कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है NPCI की तरफ से। तो NPCI ने लॉन्च किया है NPCI भीम सर्विस लिमिटेड, जो कि आपको पता होगा भीम के बारे में, तो वही है, बस उसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया। तो इसको जो है लीड करेंगे वो करेंगे नटराजन जी, जो कि एक तरह CEO होंगे, और इनके साथ जो है चीफ बिजनेस ऑफिसर होने वाला है वो राहुल होंडा जी होने वाला है। इसका काम क्या होने वाला है, इस जो कंपनी बनेगी इसका काम होगा कि जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन चैलेंजेस रहता है उसको जो है एड्रेस करने का काम होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है इनोग्रेट किया है नेशनल फीडर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। और इसका काम क्या होने वाला है, ये एक तरह रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देने वाला है कुछ 2.5 लाख फीडर्स को। और इसके ये थोड़ा ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेसन बोर्ड में न्यूज़ आता है, ठीक है। तो आपको इसके साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने जो है लॉन्च किया है एक बात माँ का नाम, तो ये जो है लॉन्च किया गया है कैंपेन, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये आया है मॉडल स्किल लोन स्कीम। तो मॉडल स्कीम लोन स्कीम जो दिया गया है वो दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने, और इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये जो है कुछ 7.5 लाख लोन देने का काम करेगा। पहले जो लोन दिया था कुछ 1.5 लाख का, लेकिन अब इसको बढ़ा के जो है 7.5 लाख कर दिया गया। अब इसकी जो है डिसीजन ये जो भी करने वाले हैं, ये जो है डिसीजन लिया गया था जब भी यूनियन बजट हो रहा था वहाँ पे, और ये कुछ हेल्प करेंगे कुछ 25,000 स्टूडेंट को एनुअली। ये जो है 25,000 स्टूडेंट को जो भी स्किल गैप है वो कवर करने का काम करने वाले अंडर दिस मॉडल स्किल लोन स्कीम के अंतर्गत। अभी स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि 2015 में जो लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो स्कीम के बारे में तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये फर्स्ट इन न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इन न्यूज़ में आ रहा है कि भेल को जो है फर्स्ट एवर मिथेनॉल फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन का जो है फर्स्ट ऑर्डर मिला है। और ये जो भेल है, तो भेल मतलब क्या, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये जो है कुछ 350 मेगावाट का जो है ये ऑर्डर लिया है, ठीक है। तो ये कर्नाटका बेस से ये ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट हमने सिमकॉम के बारे में पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो। सिमकॉम कहाँ का है, सिंगापुर बेस्ड है। तो इन्होंने जैसे कि इनकी एक्सपर्टीज कहाँ पे, ग्रीन हाइड्रोजन में, तो ऐसे कुछ ग्रीन एमोनिया में, तो ग्रीन एमोनिया या तो मैं बोलूँ ग्रीन हाइड्रोजन, तो ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर करने जा रही है तमिलनाडु में, ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके अंतर्गत ये इन्वेस्ट करने जा रही है कुछ 36,238 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो इसके बाद जो है तमिलनाडु पहला स्टेट बन जाएगा जो कि इतना बड़ा जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने वाला है। इसके बाद मानते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो है कुछ एडिशनल इक्विटी सेल करने के लिए मान गया। वो क्या है, कुछ 10,500 करोड़ का इन ONGC पेट्रो एडिशनल लिमिटेड। तो अब ONGC पेट्रो एडिशनल लिमिटेड ये एक तरह का ONGC का जो है जॉइंट वेंचरी है, जो ONGC घेन इन सब का जो है जॉइंट वेंचरी होने वाला है। तो ये रहा हमारा जो भी नेशनल अफेयर्स था अगस्त मंथ का, वो पूरा का पूरा मैंने ट्राई किया कि आपको जो भी न्यूज़ है वो आपको डिटेल में और डीप में समझा सकूं, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए तो आप आराम से जो है उसका आंसर दे पाओ। सो मेरा और बैंकिंग साथी का मकसद यही है कि आपको शॉर्ट में और क्रिप्स में जो है कंटेंट और इवन जो है पढ़ाया जाए, जिसकी वजह से आप ना कि अभी बल्कि आप जब एग्जाम के सामने भी जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर पाओ। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।